क्लास 12 का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तक कर लिया। अभिक्रिया वेग, समय के साथ सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसको बोला जाता है अभिक्रिया वेग। और अभिक्रिया वेग की इकाई मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स हमने निकाल ली थी। उसके बाद में आता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग और उसका मात्रक, ये भी हमने कर लिया था। इतना हमने कर लिया। उसके बाद में आता है अणुसंकेता। क्या आता है? अणुसंकेता। किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, उस अभिक्रिया की अणुसंकेता होती है। मान लो ए किस में चेंज हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो इसकी अणुसंकेता कितनी आएगी? 1 आएगी। इसकी अणुसंकेता कितनी आएगी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर एक ही रिएक्टेंट भाग ले रहा है। अगर 2A और उत्पाद ये बोलूँ तब अब रिएक्टेंट की संख्या कितनी होगी? 2। तो अणुसंकेता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयंस की जो संख्या होती है वो उसकी अभिक्रिया कोटि होती है। सिंपल सी बात ये है कि अभिक्रिया के अंदर जितने रिएक्टेंट भाग लेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी? अणुसंकेता हो जाएगी। वो उसकी क्या हो जाएगी? अणुसंकेता हो जाएगी। अणुसंकेता को निकाल सकते हैं, जैसे A + B + C ये कर लें और अब उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी? उसकी अणुसंकेता हो जाएगी। और अणुसंकेता कितनी आ गई? 3 आ गई। तो जो अणुसंकेता होती है वो हमेशा ही क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या में आती है अणुसंकेता का मान। 1 आ गया, 2 आ गया या 3 आ गया। अणुसंकेता का मान कभी भी शून्य नहीं आता, शून्य नहीं आता है। ना ही अणुसंकेता का मान दशमलव में आता है। दशमलव और शून्य में नहीं आता अणुसंकेता का मान, सिर्फ प्राकृत संख्या होगी। ना ही अणुसंकेता का मान भिन्न में आता है, भिन्न में भी नहीं आएगा। सिर्फ किस में आएगा? प्राकृत संख्या में। जैसे अणुसंकेता के आधार पर अपने एग्जाम्पल ले, जैसे 2HI ले लिया हमने और ये अभिक्रिया करके H2 + I2 बना रहा है, तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे? 2। तो इसका मतलब अणुसंकेता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अणुसंकेता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर 3 रिएक्टेंट भाग ले रहे तो अणुसंकेता 3 आ जाएगी। 1 रिएक्टेंट भाग ले रहे तो अणुसंकेता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 3 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं तो 3 आ जाएगी। जैसे हमारे पास में क्या हो, 2NO + Cl2 ये हो, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2NOCl ये बन जाएगा। तो 2 रिएक्टेंट ये हो गए और 1 ये हो गया, तो इसकी अणुसंकेता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने अणुसंकेता की बात की है कि किसी भी प्राइमरी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट की संख्या होती है वो इसकी अणुसंकेता होती है। 1 रिएक्टेंट भाग ले रहा है तो अणुसंकेता 1 आएगी। 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं तो अणुसंकेता 2 आएगी। 3 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं तो अणुसंकेता 3 आएगी। और हमेशा ही अणुसंकेता का जो मान होता है वो प्राकृत संख्या में आता है, न तो शून्य आता है, ना दशमलव आता है, ना भिन्न में आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया हमने 2HI का अपघटन करवाया तो यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? 2, तो अणुसंकेता 2 आ गई। यहाँ पे 2 और 3 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं तो अणुसंकेता कितनी आ गई? 3 आ गई। हमेशा ही अणुसंकेता को निकालने के लिए रिएक्शन का क्या होना जरूरी है? संतुलित। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है अभिक्रिया कोटि। अणुसंकेता की तरह ही हम अभिक्रिया कोटि निकालते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। एक रिएक्शन दे दी जाए हमें और उसमें पूछ लिया जाए कि अणुसंकेता और अभिक्रिया कोटि निकालो, तो उस रिएक्शन में अभिक्रिया कोटि और अणुसंकेता समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। मान लो अभिक्रिया कोटि का मान तो 1 आ रहा हो और अणुसंकेता कितनी आ रही हो? 2 आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है।
तो अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए हमें क्या चुनना पड़ेगा, वेग निर्धारक पद चुनना पड़ेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन में क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारक को जब अभिक्रिया वेग के रूप में रखा जाता है तो उनकी घातों का जो योग होता है वो क्या होती है, अभिक्रिया कोटि होती है। ठीक है, या वेग निर्धारक पद लेकर के अभिक्रिया कोटि निकाल सकते हैं। ये कब लिया जाता है, जब मान लो हमारे पास में कोई भी रिएक्शन है एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो उसमें वेग निर्धारक पद कौन सा होगा, मंद पद होगा। कौन सा होगा, मंद पद। जो स्लो स्टेप होगा वो वेग निर्धारक पद होगा। हम क्या करेंगे, स्लो स्टेप को देखेंगे और उसके अंदर कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं वो देख लेंगे, वो उसकी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया कोटि हो जाएगी। जैसे आप SN1 अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने एलोजन वाले चैप्टर में, इसको बोला जाता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एकाणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। कितने में होती है, 2 स्टेप में। और एक प्रथम जो स्टेप होता है जिसके अंदर क्या होता है, एलोजन बाहर निकल जाता है, और ये स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है, और इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और एलोजन बाहर निकल जाता है। और फिर उसके बाद में इस कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेही अटैक करता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। हमें यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट बनाता है उससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ अभिक्रिया कोटि कर रहे हैं। तो ये स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप है। और इस स्लो स्टेप के अंदर एक ही रिएक्टेंट भाग ले रहा है, तो हम क्या कह देंगे, इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी आएगी, 1 आएगी। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट है, या वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले रिएक्टेंट को जब अभिक्रिया वेग के रूप में लिखा जाता है तो उनकी घातों का जो योग होता है वो उसकी अभिक्रिया कोटि हो जाती है। जैसे अभिक्रिया वेग बराबर क्या लिख दिया, k, और a की घात क्या लिख दी, 1, तो इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। मान लो एक ऐसे लिखा है, अभिक्रिया वेग बराबर k और a की घात तो कितनी हो, 2, और b की घात क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अभिक्रिया कोटि निकालेंगे, और अभिक्रिया कोटि निकालेंगे तो 2 + 1 कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। या फिर ऐसे लिखा हो, अभिक्रिया वेग बराबर k और यहाँ पे a और 3/2 और b की घात क्या हो, 1/2 ऐसे लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए इनको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, +1/2, लघुत्तम आ गया 2, तो 3 + 1 बराबर 4/2, और काटेंगे तो कितनी आ जाएगी, अभिक्रिया कोटि का मान 2 आ जाएगा। तो अभिक्रिया कोटि जो होती है, अभिक्रिया कोटि को शो कैसे कर सकते हैं, प्राकृत संख्या में भी शो हो सकती है अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि को दशमलव में भी शो किया जा सकता है। ठीक है, अभिक्रिया कोटि को भिन्न में भी शो कर सकते हैं, और अभिक्रिया कोटि शून्य भी आ सकती है। तो ये सारे जो गुण होते हैं वो अभिक्रिया कोटि के होते हैं, जिसके अंदर अपने देखें कि अणु संकेता को सिर्फ प्राकृत संख्या में शो किया जाता है, लेकिन अभिक्रिया कोटि प्राकृत संख्या में भी शो हो सकती है, दशमलव में, भिन्न भी, शून्य में भी। तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारकों को जब अभिक्रिया वेग के रूप में लिखा जाता है तो उनकी घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया कोटि होती है। या वेग निर्धारक पद ले लिया जाए तो भी अभिक्रिया कोटि को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हम सूर्य की प्रकाश में अपने क्या करें, 2HI का अपघटन करवाएं और H2 + I2 बना दें। ठीक है, और इसका क्या करवा रहे हैं, अपघटन करवा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपने अणु संख्यता देखें तो क्या आएगा, अणु संख्यता क्या है, यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, लेकिन सांद्रता में किसी में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि का मान कितना हो जाएगा, 1
सॉरी एक नहीं आएगा, शून्य आएगा। तो इसका मतलब ये देखो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, शून्य हो गई ना। तो ये किसी भी जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन में या सांद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले हम, यहाँ पे CH3 COOC2H5 एस्टर लें और एस्टर का अम्लीय जल अपघटन करवाएं। ठीक है, तो अम्लीय जल अपघटन करवाने पर CH3COOH और C2H5OH ये बन जाएगा। हमने क्या किया है, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन करवाया है। तो अणुसंख्यता देखेंगे तो एक रिएक्टेंट ये हो गया और एक रिएक्टेंट ये हो गया, तो अणुसंख्यता तो कितनी आ गई इसके अंदर, 2 आ गई। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया कोटि कितनी आई है, अभिक्रिया कोटि सिर्फ 1 आई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एस्टर है इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और अम्लीय जल अपघटन करवाते तो उसके अंदर जल को कभी नहीं गिना जाता, इसलिए इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी आ गई, 1 आ गई। तो एक बार देखिए, अणुसंख्यता अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। एक रिएक्टेंट भाग ले रहा है, अणुसंख्यता 1 आएगी। 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, अणुसंख्यता 2 आएगी। 3 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, अणुसंख्यता 3 आएगी। अणुसंख्यता हमेशा प्राकृत संख्या होते हैं, शून्य नहीं होती, नहीं दशमलव में होती है, नहीं भिन्न में होती है। एग्जाम्पल लिया हमने, 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, अणुसंख्यता 2 आ गई। यहाँ पे 3 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, अणुसंख्यता 3 आ गई। अभिक्रिया कोटि को वेग निर्धारक पद से निकाला जाता है या घातों को जोड़कर निकाला जाता है। यहाँ पर हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, दोनों एग्जाम्पल हैं जो अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि को शो करते हैं। तो अणुसंख्यता 2 आती है, अभिक्रिया कोटि 0 आती है। यहाँ पे अणुसंख्यता 2 और अभिक्रिया कोटि क्या आएगी, 1 आएगी। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए, जिसके अंदर भी अपने क्या करते हैं, अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यता दोनों को ही निकालते हैं। क्या करते हैं, अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि दोनों को निकालते हैं। इसके अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो N2O5 ले रहे हैं, इसका अपघटन करवाते हैं, 4NO2 और O2 बनता है। ठीक है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं तो अणुसंख्यता कितनी हो गई, 2 हो गई। क्योंकि अणुसंख्यता को तो सिंपल रिएक्शन को देख करके निकाल सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म तक जाना पड़ेगा। हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो मैकेनिज्म को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया कोटि को निकालने के लिए मैकेनिज्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो N2O5 ये टूटेगा और या इसका अपघटन होगा तो ये बनाएगा N2O3 और प्लस में O2। ये क्या हो गया, मंदपद हो गया। और मंदपदी वेग निर्धारक होता है, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर N2O3 इसको तोड़ेंगे तो ये NO और NO2 में टूट जाएगा। और फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप के अंदर ये NO लेंगे और इसको N2O5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 4NO2 और ये बन जाएगा N2 और NO2। ठीक है, 4NO2 1 NO2 3NO2 बन जाएगा, यहाँ पे 3NO2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, N2O5 और N2O3 से N2O3 कैंसिल हो गया, NO से NO कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 N2O5 है, ये ले लिए हमने, और यहाँ पे 3NO2 रेखिए 4NO2 और प्लस में क्या बन गई, ऑक्सीजन बन गई। तो ये जो होता है ये फास्ट होता है, ये भी क्या होता है, फास्ट होता है। अब ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर हमें इसको देखना है, इसके अंदर अभिक्रिया कोटि निकालनी है तो इन 3 स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मंद पद वेग निर्धारक पद होता है और वेग निर्धारक पद के अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया कोटि कितनी आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। अभिक्रिया कोटि कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि N2O5 को देखने पर यहाँ 2N2O5 करते ही हम क्या करें, अभिक्रिया कोटि 2 कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा।
जबकि अणु संकेता को सीधे ही देखकर निकाल सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया कोटि को निकालने के लिए हमें उस रिएक्शन के मैकेनिज्म तक जाना पड़ेगा, तभी वो अभिक्रिया कोटि सही हो सकती है। उसके बाद में कई बार क्या होता है, पेपर में ये पूछ लिया जाता है अणु संकेता और अभिक्रिया कोटि में अंतर बताइए, अणु संकेता और अभिक्रिया कोटि में अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो इसकी डेफिनेशन हो गई, पहला अंतर तो क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई, अणु संकेता की डेफिनेशन और अभिक्रिया कोटि की डेफिनेशन। अब सबसे पहली बात आती है अणु संकेता की डेफिनेशन के अंदर, अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले रिएक्टेंट की संख्या ही उस अभिक्रिया की अणु संकेता कहलाती है, या प्राइमरी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले परमाणु अणु या आयंस की जो संख्या होती है वो अणु संकेता होती है। अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाली रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स जिनकी सांद्रता में परिवर्तन आता है, या फिर अभिक्रिया वेग के रूप में लिखने पर घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया कोटि को शो करेगा। इसका जो मान है वो हमेशा ही एक प्राकृत संख्या होता है, मैंने साथ साथ बताया इसका जो मान होता है वो हमेशा ही क्या होता है, दशमलव में हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, या फिर प्राकृत संख्या में हो सकता है, ऐसे आ सकता है। उसके अलावा जो अणु संकेता होती है ये क्या होती है, एक सैद्धांतिक राशि होती है, ये क्या होती है, एक प्रायोगिक राशि होती है, इसको प्रैक्टिकली करके देखा जा सकता है, इसको हम लिखे लिखाए बता सकते हैं कि हाँ इसकी अणु संकेता कितनी आ रही है। तो ये इस तरीके से हम अणु संकेता और अभिक्रिया कोटि में अंतर कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये बात है कि अभिक्रिया कैसे होती है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको हम अभिक्रिया कहा जाता है। वो अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में होती है, दाब की प्रेजेंस में होती है, या उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं, या फिर उस रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी होती है, ये सब कारक जो होते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात, अभिकारकों से रिएक्शन शुरू होती है तो हम कहेंगे अभिकारकों की सांद्रता, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं सांद्रता। सांद्रता जो होती है वो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, सांद्रता जो होती है वो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। जैसे कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ आता है तो उसको अभिक्रिया वेग बोला जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर अभिकारकों की सांद्रता, ये क्या है, अभिकारक क्या है, अभिकारक, और इनकी सांद्रता हमेशा ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, इनकी सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इनकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है। धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती है और इसकी बढ़ती जाती है। इस तरीके से सांद्रता में परिवर्तन आता है समय के साथ, वो क्या होता है, अभिक्रिया वेग होता है। जैसे मान लो हम ये माने कि अभिकारकों की सांद्रता हमारी ज़्यादा है तो वो रिएक्शन के अंदर जो अभिकारक होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा मात्रा में टक्कर करेंगे, संघट करेंगे, जिससे अभिक्रिया फास्ट होगी। और अभिक्रिया फास्ट होगी तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अभिक्रिया वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग जो होता है, अभिक्रिया वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया फास्ट होगी और अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा। अपने ऐसे बोलते हैं ना कि किसी भी कोई भी चीज़ अगर समानुपाती में होती है तो एक को बढ़ाते हैं दूसरी बढ़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि हम अभिकारकों की सांद्रता क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और अभिक्रिया वेग बढ़ेगा तो अभिक्रिया फास्ट होगी। तो पहली बात अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग के क्या होती है, समानुपाती। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया फास्ट होगी और अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। ये था पहला कारक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला। दूसरा कारक क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। क्या लेते हैं, टेम्परेचर। ये सीधी सी बात है कि आप क्या करो, पानी लो, ले लिया, उसके अंदर चीनी डाल दो, घोलोगे तो जल्दी सी नहीं घुलेगी, काफ़ी देर करना पड़ेगा। आप क्या करो, उस पानी के अंदर चीनी डाल करके हाथों हाथ क्या करो, गैस पे रख दो, गरम कर दो। क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर दे रहे हो, और टेम्परेचर दोगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर से अभिक्रिया वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, यह अभिक्रिया वेग बढ़ता है। मान लो हमने क्या किया, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक साथ बढ़ा दिया, तो लगातार टेम्परेचर बढ़ा देते जा रहे हैं, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अभिक्रिया पहले की तुलना में 2 गुना या 3 गुना, 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। पहले जिस दर से हो रही थी उससे अभिक्रिया जो होगी वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगी। तो पहला कारक अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। दूसरा कारक टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, अभिक्रिया वेग को टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा। अगर किसी भी अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक साथ बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया 2 गुना या 3 गुना होने लग जाती है। अभिक्रिया क्या होती है, 2 गुना या 3 गुना होने लग जाती है। तो ये दोनों कारक क्या थे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो आज हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले 2 ही कारकों की बात कर रहे हैं, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।